नमस्ते। आज के वीडियो में मैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करना चाहूँगी। ये हमारे सपनों में किस तरीके से दिखता है और जो गोड़े मुख वाले जो देवता हैं, उनका क्या मतलब है? जब हम उनको देखते हैं अपने दर्शन में या सपने में, तो मतलब क्या है? जब हम घोड़े सपने में देखते हैं, तो उसका मतलब क्या है? और इन घोड़े मुख वाले देवता का जो शक्ति है, वो हमें आज़ाद कैसे करेगा? उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। हमारे मनस जो है वो 3 स्थिति में बँटा है। एक तो है जो हम चेतना स्थिति में उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो कॉन्शियस माइंड है। जो हम जब जागरूक हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे दुनिया को देखते हैं, हमारा अंदाज़ सोचने का या बात करने का जो रहन-सहन है, वो सब आता है कॉन्शियस माइंड से। अगर आप समुद्र में एक बर्फ को पानी के ऊपर देखेंगे, तो आपको वो बर्फ का टुकड़ा ऊपर से छोटा नजर आएगा। हम ऊपर से वो बर्फ का टुकड़ा देखकर सोचेंगे कि शायद ये इतना ही है। लेकिन जब आप पानी के अंदर झांकेंगे, तो आप देखेंगे कि 90% जो बर्फ का टुकड़ा है, वो पानी के नीचे है, ऊपर नहीं दिख रहा है। तो ये नीचे के स्तर पे जो बर्फ है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जैसा है। ये दोनों बाहर नहीं दिखते हैं। ये दोनों बहुत अंदर रहते हैं हमारे माइंड में। और जो निर्णय हम लेते हैं बाहरी दुनिया में, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे दूसरों को देखते हैं या उनको समझते हैं, उनको अच्छा सोचते हैं कि गलत सोचते हैं, ये सब ख़यालात जो हमारे में आते हैं, ये सब ख़यालों पर प्रभाव रहता है हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का। लेकिन जब हम जागरूक होकर हम जी रहे हैं बाहरी दुनिया में, हमको नहीं मालूम है कि हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है। एक आम आदमी सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वो झाँक कर नहीं देख सकता है। लेकिन जब हम सपने देखते हैं, तो सपने में थोड़ा-थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वो बाहर आने लगता है सपने की वो सीमा से। तो जब हम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारा देह में शुरू हुआ है, तब उस प्रक्रिया के दौरान हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाती है, तो एकदम से ज़िंदगी बदल जाती है। यानी कि बहुत सारे जो दबी हुई ख़यालात, तो जो दबी हुई हमारा अ, घृणा या हमारा जो चाहते हैं या जो हमारी कहानियाँ हैं, जो ये जन्म के, पिछले जन्म के, हमारे जो भय है या हमारा जो क्रोध है, हमारे व्यक्तित्व जो है, एकदम से बाहर निकल के आता है। जो भी हमारे अंदर दबी थी, वो सब एकदम से बाहर आ जाता है। जब ऐसा बाहर आ जाता है, तो आदमी को तरह-तरह के सिम्पटम्स महसूस होने लगते हैं। और ये सब जो हमारे अंदर है, इनको पूरी तरह से हमको समझना चाहिए। जब हम ये सब समझेंगे, जो हमारी कहानियाँ, जो हमारे अ, भावोद्वेग जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमको हमारी ज़िंदगी बहुत जन्मों की जो कहानी है, सब समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा एक स्थाई पर से शुरू होकर एक स्थाई तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है। यहाँ पे पूरा हमारा व्यक्तिगत चाहत, व्यक्तिगत भय, व्यक्तिगत कहानियाँ, व्यक्तिगत जो हमारे तौर तरीके हैं, वो सब यहीं से आते हैं। और ये एक जन्म का नहीं होता है, बहुत सारे जन्मों का जो फल, अच्छा, बुरा, हमारा व्यक्तित्व कैसे निखर कर तैयार हुआ है, वो सब यहाँ पे रहता है। और इससे भी अंदर नीचे रहता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड या कलेक्टिव अनकॉन्शियस।
कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हमारी कहानी नहीं, पूरी जो मानव जाति की कहानी है, उसकी जो रचना है, वो इसी स्तर से होता है और वो और भी गहरा अंदर है। तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारे अंदर शुरू होता है, तो पहले हम सबकॉन्शियस माइंड में क्या है वो देखते हैं। तब कुंडलिनी हमारे सुषुम्न नाड़ी से ऊपर जाती रहेगी और हमारी बहुत जन्मों की कहानी की जो फाइल्स है सब बाहर आने लगते हैं। हम खुद को समझने लगते हैं, हमारा व्यक्तित्व को समझने लगते हैं। हम अपने जो खामी है हमारे अंदर या जो हमारी लिमिटेशंस है, ये सब हमें समझ में आता है। हम अब जानते हैं कि हमारे कर्म कैसे हमको जनन और मरण की चक्र में ऐसे दबाकर उसमें रख रहे हैं, और अब हम जानते हैं कि इससे कैसे बाहर निकले। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस। जब हम और भी अंदर जाते हैं, यानी कि जब हमारा कुंडलिनी शक्ति सब चक्र को पार करके यहाँ पे बुद्धि चक्र रहता है, जब वो वहां पर आता है, तब हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस की वो जो सीमा है वहां पर आते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे जो आंख जैसा दिख रहा है आपको, ये हमारा तीसरा आंख है यहाँ पर। उसके ऊपर है एक छोटा सा चक्र जो है मनस चक्र, और उसके ऊपर है बुद्धि चक्र। तो बुद्धि चक्र यहाँ पे आता है, और ये बुद्धि चक्र जो है, यही हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस है और यही हमारा विज्ञानमय कोशा है। हमारे 5 कोश होते हैं या कोशिका होते हैं। यहाँ पे जो नीला रंग में अंदर आपको ओम दिख रहा है, सोचिए कि वो आपका जीवात्मा है। तो जीवात्मा से पहले जो कोशिका आती है वो आनंदमय कोशिका है। उसके बाद आती है विज्ञानमय कोशिका, उसके बाद मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। अन्नमय कोश हमारा भौतिक शरीर है। प्राणमय कोश, वहां पे आपको कुंडलिनी रहती है, चक्रा, जो प्राण आपके देह में आपको समझ में आ रहा है कि अंदर उसकी चलन है, वो सब प्राणमय कोश में होता है। मनोमय कोश में आपके जो विचारधारा है, सोचने की तरीका, आपको जहाँ बहुत भावोद्वेग महसूस होते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, लालच, लज्जा, ये सब आते हैं मनोमय कोश से। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश ये तो ज्ञान की भंडार है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर पहुंचती है, तो जो विश्व में पूरा जो ज्ञान है वो सब आपको उपलब्ध है इस स्थायी से, और इसको हम यूनिवर्सल माइंड भी कह सकते हैं। यानी कि जो पूरे मानव जाति की एक समिष्ट स्थायी पर वो मनस है मानव जाति का। तो यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पे रहता है गाथाएं, जो हमारे पुराण में गाथाएं हम सुनते हैं। हर संस्कृति में अपने अपने गाथ रहते हैं, और ये गाथा के प्रभाव, हम कैसे जिंदगी जीते हैं, हम कैसे एक दूसरे को समझते हैं, हम किन को हम मर्यादा देते हैं, किन को हम पसंद नहीं करते, हम रिश्ते कैसे बनाते हैं, उसका पूरा प्रभाव रहता है उस ये सब चीजों पर। अगर आप माँ के रूप देखेंगे, तो हर कोई संस्कृति में माँ को हर कोई बहुत गौरव देता है। माँ को हम बहुत मानते हैं, हम माँ को पवित्र रूप से देखते हैं, और जो माँ की शक्ति है वो हम हमेशा चाहते हैं कि वो शक्ति हमारे जिंदगी में रहे। ये भारतीय संस्कृति में ही नहीं, हर जगह ऐसी ही है। हम माँ को इस स्वरूप में कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं क्योंकि माँ की जो आर्किटाइप है, वो ये अनकॉन्शियस स्थाई पे उसकी रचना ऐसे की गई है।
ये आर्कीटाइप्स ऐसे नमूने होते हैं, ये रहते हैं अनकॉन्शियस माइंड या समस्त मानव जाति की जो सोचने की जो माइंड रहती है, उस स्थाई पर आपको आर्किटाइप्स रहते हैं। ये आर्किटाइप्स की वजह से हम बाहर लोगों को हम देखते ही पहचान लेते हैं कि ये आदमी योगी है, या ये आदमी एक चोर है, या ये आदमी एक सज्जन है, या ये एक औरत ये बहुत जानकारी रखती है, या ये औरत बहुत ही झगड़ालू है, या ये बच्चा बिगड़ गया है, ये बच्चा अच्छा है, ये राजा है, ये भिक्षु है। ये जो हम अलग अलग लोगों को पहचानते हैं, उनको जो हम वर्णन करते हैं, उनके बारे में कैसे सोचते हैं, ये सब का ये आर्किटाइप्स का प्रभाव रहता है। और ये आर्किटाइप्स पूरी दुनिया में सबके ऊपर ऐसे ही प्रभाव रखते हैं। जैसे कि हम कोई भी संस्कृति में जाएंगे तो वहां पे राजा रहेगा, और राजा को देख के हर कोई राजा को गौरव देता है और उनसे डरता है। लेकिन अगर आप एक भिक्षुक को देखेंगे तो कोई उसको कुछ मान्यता नहीं देता है। ये हर जगह ऐसी ही है। क्यों ऐसी है? क्योंकि उनके जो आर्किटाइप्स या नमूने हैं, राजा का नमूना ऐसा काम करेगा, भिक्षु का नमूना ऐसा काम करेगा, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में है। यहीं पे आपकी ज्योतिष शास्त्र रहता है। हर विषय की जो अ, मूल उसकी ज्ञान जो है वो सब यहाँ से आता है। और जो हम सपने में तरह तरह के चिन्ह देखते हैं, वो सब यहाँ से आते हैं। जैसे कि हम सांप देखते हैं, या तीसरी आंख देखते हैं, या बहुत सारे जो मार्मिक चिन्ह हैं, उन सब का मूल यही से है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड पूरी मानव जाति के ऊपर इसका प्रभाव है, और पूरी मानव जाति की कहानियां यहाँ पर है। हर चीज का यहाँ पे प्रोटोटाइप रहता है। अगर कोई चीज यहाँ पे नहीं है तो वो भूमि पे नहीं रहती है, और हर कोई इसके प्रभाव के अंदर ही जीता है। तो ये बुद्धि चक्र या विज्ञान में कोशा, ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और इसका प्रभाव हम पे रहता है। हम इसको यूनिवर्सल माइंड भी कह सकते हैं। और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक पहुँचती है, जब सुषुम्ना के अंदर से यहाँ तक पहुँचती है, या किसी को भी टॉप डाउन अवेकनिंग होता है, यानी कि शक्तिपात ऊपर से नीचे की तरफ जब शक्ति आदमी के ऊपर गिरती है, तो वो शरीर के अंदर बदलाव करते हुए नीचे तक जाकर मूलाधार के स्थान से फिर ऊपर की तरफ मुड़ के ऊपर से बाहर की तरफ आती है। जब ऊपर की तरफ आती है तो जब वो बुद्धि चक्र की जो रीजन में आती है, तो वहां पर वो काम करती है, और उस वक्त इस आदमी की शक्ति जो है ये अनकॉन्शियस माइंड में काम करता होगा। ऐसे दो तरीकों में भी बुद्धि चक्र में जो अनकॉन्शियस माइंड है, आदमी उसको पहुंच सकता है। जब आदमी अनकॉन्शियस माइंड को या बुद्धि चक्र को पहुंचता है, तो वहां से ऊपर के जो लोग है, यानी कि ऊपर कारण लोग रहते हैं बुद्धि चक्र के ऊपर, वहां पे दिव्य शक्ति रहती है, या गुरु का जो शक्ति वहां पर है, उससे ज्यादा इस आदमी को कनेक्शन महसूस होता है। यहाँ तक आने के लिए आदमी को अपने पिछले जिंदगी में जो उसकी स्वभाव है, उसकी जो जीवन है, उसकी जो कर्म है या ऋण है, सबसे वो बाहर निकलने के बाद ही इस जगह तक पहुंचेगा। जब तक वो आम आदमी के जैसे रिश्तों में बंध के जब वो आदमी जीता है, तब वो बुद्धि चक्र को पहुंच नहीं सकता है। इसके लिए उसको कर्म बंधन से बाहर आना पड़ेगा। उसको जो अपने जिंदगी में उसको सीखने की जो पाठ है उसको सीखना पड़ेगा। उसको एक तरह से
अपने व्यक्तित्व से भी बाहर निकल के आ जाना पड़ेगा। अपनी पिछली जिंदगी को उस आदमी को छोड़ देना होगा, उसमें उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं रहना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी है या ये मेरी कहानी है। उसको अपने जिंदगी में से पूरी तरह से उसको मोह निकल गया होगा। उसको कोई रुचि नहीं है अभी वो पुराने आदमी के जैसे जीने में। इस आदमी को अपने जिंदगी में से बाहर आना होगा। जो पात्र उसने निभाए थे, जो सोच धारा उसकी थी, जो व्यक्तित्व था उसका, जो आदतें हैं, सबसे निकलकर उसको बाहर आना होगा, तभी वो इस जगह तक पहुंचेगा। और जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो आदमी में बस संस्कार और वासन ही रहते हैं, यानी कि मेंटल टेंडेंसीज या मेंटल इम्प्रेशंस ही रहते हैं, जिनको ये आदमी को समाधि की स्थिति में निकाल देना होगा। तो ये बुद्धि चक्र या विज्ञानमय कोश ये ज्ञान की भंडार है। जो भी ज्ञान आदमी को हमारे भूमि के ऊपर मिलता है या भूमि के बाहर की जो ज्ञान है, वो सब यहाँ से आता है। जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं या हमारी शक्ति यहाँ तक पहुँचते हैं, हमको हमारी जिंदगी समझ में आने लगती है। हमने कैसा अहंकार में अपना जिंदगी जिया, कैसे हमारे सोचने की और जो हमारी समझने की एक सीमा है, और उस सीमा के बाहर हम कैसे नहीं देख पाए हैं, ये सब हमको यहाँ पे समझ में आता है। और हमको यहाँ पर हमारे जिंदगी ही नहीं, हमारे पिछले बहुत जन्मों की जिंदगी हमें अच्छी तरह से समझ आने लगती है, हमको खुद समझ आने लगते हैं। लेकिन आदमी को यहाँ तक आने के लिए अपने लोअर ईगो या उसकी लोअर पहचान जो था, पहले की पहचान, वो सबको छोड़ देना होगा। पूरे कर्म संबंध दुनिया में से उसने जो लिए हैं सब निकल जाएंगे यहाँ पर। और इस ढाई पे आदमी को अभी कर्म का जो बंधन है निकल गया है, वो माया से भी थोड़ा अभी बाहर निकलने लगा है। तो यहाँ पे दो चीज ही उसको माया में रख सकते हैं। एक तो है मेंटल इम्प्रेशंस और दूसरे है उनकी टेंडेंसीज। इनको हम संस्कार और वासनाएं कहते हैं। तो ये संस्कार और वासनाएं क्या होता है? सोचो कि एक बहुत बड़ा झरना है और वो झरने की जो पानी है, छोटी छोटी धारा बनकर वो बड़ा सा पत्थर पे गिर रहा है। और जहां जहां बहुत सालों से ये झरने की पानी गिर रही है, वहां पे पत्थर में छेद बन गए हैं। और ये छेद बहुत गहरे होते गए थे, क्योंकि झरने का पानी बहुत ज्यादा बह रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि झरना सूख गया। अभी पानी नहीं है, लेकिन पत्थर में वो छेद वैसे ही हैं। ऐसे ही अगर हम ये उदाहरण लेंगे, तो हम बहुत जन्मों से हम पैदा हो रहे हैं, हम ये जिंदगी को अनुभव करते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को सुधार रहे हैं, हमारी सोचने की तरीका, हमारी आदतें, ये सब हमारे मानसिक स्थिति, एक शक्ति की स्थिति पर ये ऐसे छेद बना देते हैं हमारे सोचने के तरीका में या हमारे साइकी में। सोचो, हम जब कर्मों से बाहर निकल के आते हैं, जब हम माया से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो हमें जो वासनाएं हैं, जो संस्कार है, वो ये पत्थर के ऊपर छेद जैसा है। वो अगर फिर इस पत्थर के ऊपर पानी गिरेगा, तो फिर वही छेद में पानी भर जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे जो मनस है, उसमें जो हमारे विचारधारा के वजह से बहुत सारे ऐसे शक्ति जैसा छेद बन गए हैं हमारे माइंड में,
जब फिर से हम सोचने लगेंगे तो फिर पानी उसी जगह जाके फिर उसी जगह को भरने लगेगा, और हम फिर उसी तरीके से बाहर दुनिया को देखने लगेंगे, और हम फिर अपने विचारधारा में फंस के रह जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि ये छेद को निकल जाना चाहिए, ये छेद सब बंद हो जाना चाहिए, और वो जो पत्थर है उसको अच्छा फिर स्मूथ बन जाना चाहिए पत्थर को, ताकि अगर इस पत्थर के ऊपर पानी गिरे तो वो पानी को कोई भी रूप धारण नहीं करना चाहिए। जब वैसी स्थिति आदमी में आ जाएगा, तब उसके माइंड के ऊपर अगर उसको सोचने की जरूरत पड़ती है तो वो पिछले सोचने की तरीकों में फंस नहीं जाएगा। उस आदमी के सोचने की तरीका पूरी तरह से अलग होगा। तो हम में जब तक संस्कार है, हमारे वासनाएं जो है वो ये पत्थर में छेद जैसे हैं। तो जब हम बुद्धि चक्र से लेकर ऊपर जाते हैं कारण लोक में या आनंदमय कोशा में अंदर जाते हैं, ये देखिए हम विज्ञानमय कोशा से अंदर आनंदमय कोशा की तरफ आ रहे हैं। आनंदमय कोशा हमारा कारण शरीर है। तो यहाँ से हमको समाधि स्थिति शुरू हो जाएगा। तो जब हमारी शक्ति बुद्धि चक्र या विज्ञानमय कोश में काम करता है, तब धीरे धीरे से हमारा मनस में जो हम बातें करते रहते हैं वैसा वो धीरे धीरे से कम होने लगता है, और अंदर निशब्द हमको महसूस होने लगता है। जब मेरी कुंडलिनी शक्ति बुद्धि चक्र में आई थी तो मुझे अंदर संदेश आ रहा था कि निधिध्यासा। मुझे तब निधिध्यासा का मतलब मालूम नहीं था। तो जब मैंने गूगल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक अ, निशब्द स्थिति है, और मुझे वो निशब्द स्थिति में रहना है। जब मैं वो निशब्द स्थिति में बहुत देर तक रहूंगी तो मेरे अंदर जो वासनाएं हैं, जो मेरे अंदर संस्कार है, वो सब निकल जाएगा समाधि के दौरान। जैसे कि मैंने आपको अभी पत्थर में छेद दिखाए थे, वो छेद पूरी तरह से भर जाएंगे और पत्थर फिर स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे संस्कार और वासनाएं को कुंडलिनी शक्ति निकाल रही है, और इसके वजह से हम जो अपने आप बात करते रहते हैं दिन भर, वो बातें खत्म हो जाती है और अंदर एक साइलेंस हमको महसूस होने लगता है, और हम एक विटनेस स्टेट में जाते हैं। यानी कि साक्षी मात्र से ये जिंदगी को देखना शुरू कर देते हैं। हमको जिंदगी खेलने की जो इच्छा है वो हम में से निकल जाती है। विज्ञानमय कोशा में जब हमारी शक्ति काम करती है तो हमको कैसा मालूम होता है? पहले तो कई लोगों को अपने सपनों में या दर्शन में घोड़े नजर आने लगेंगे, जैसे कि उड़ने वाली घोड़ी या सामान्य घोड़ा, या घोड़े मुख वाले देवता उनको दिखने लगेंगे। मुझे हयग्रीव स्वामी दिखे थे उस टाइम पे, और उन्मत्त भैरवा। उन्मत्त भैरवा, भैरवा तो शिव जी है, और जो उनके पीछे जो घोड़ा है देखिए, वो घोड़ा विज्ञानमय कोशा की संकेत करता है। और विज्ञानमय कोशा से ऊपर आनंदमय कोशा तक ले जाने की जो क्षमता उन्मत्त भैरव है, वो क्षमता को ये पिक्चर दर्शाता है। अभी आप देखो यहाँ पे दूसरा इमेज, उसमें आपको अश्विनी कुमार दिखेंगे। वो भी घोड़े मुख वाले देवता है। ये सिद्ध वैद्य के गुरु है, या कह सकते हैं कि ये सिद्ध वैद्य में उनके प्रावीण है, क्योंकि ये विज्ञानमय कोशा के देवता हैं। और विज्ञानमय कोशा की देवता को हम कैसे पहचानेंगे? घोड़े वाला मुख रहेगा। नीचे देखिए 14 वाला जो पिक्चर है,
उसमें आपको तुम्बुरा नजर आएगा। वो देवता की गायक है, वो महासंगीतकार है, तो उनका मुख भी घोड़ा जैसा है। और तीसरा पिक्चर देखिए, उसमें हयग्रीव स्वामी है। वे तो विष्णु के अवतार है। अगर विष्णु गुरु के आप फॉर्म में आप पूछना चाहेंगे तो वो हयग्रीव स्वामी है, और वो शक्त तंत्र के गुरु है। अगर आप कोई भी घोड़ा देखेंगे सपने में या दर्शन में, जहाँ आपको घोड़ा अलग अलग रूप में दिखता होगा, या आप घोड़े पे सवार है, या कोई घोड़े पे सवार होके आपके सपने में आ रहा है, आप समझिए कि आपकी शक्ति ये विज्ञानमय कोशा की स्थाई से काम कर रही है। ये घोड़े मुख वाले जो देवता है, इनका कोई ना कोई विषय पर या कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति पर या नॉलेज पर इनका पांडित्य रहता है। अगर आप कुछ ज्ञान सीखना चाहते हो, कला सीखना चाहते हो, तो ये घोड़े मुख वाले देवता की उपासना से आपको बहुत जल्दी वो आप सीख जाएंगे। और क्योंकि ये विज्ञानमय कोशा के रेल्म से आते हैं, तो उनको पहुंचना आसान है। हम अपने बुद्धि चक्र को हमारे गर्भ से हम उसको हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गर्भ है उसका और बुद्धि चक्र के साथ संबंध है। मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया था शाकंभरी देवी के ऊपर। मैं वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारा गट यानी कि जो स्टमक है उसका और हमारा बुद्धि चक्र, उस दोनों का संबंध क्या है, और कैसे हम अपने पेट से हम अपने बुद्धि चक्र को पहुंच सकते हैं, मार्ग को वो कैसा जाता है, आपको समझ में आएगा। तो ये जो घोड़े की शक्ति है, ये आनंदमय कोशा तक आपको ले जा सकता है, विज्ञानमय कोशा से। अगर आप उड़ते वाले घोड़े को देखेंगे या अगर आपको घोड़ा दिखता है, तो ये आपकी अंदर की आध्यात्मिक प्रक्रिया एक दशा तक पूर्ति के लिए आ रही है, ऐसा आप समझिए। घोड़ा शक्ति है, घोड़ा मार्ग दिखाता है, वो जानता है मार्ग को, वो ज्ञानी है, वो आपको स्वतंत्र की तरफ लेके जाता है, आपको एक फ्री सोल बनाता है। जब आप अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया की आखिरी दशा में पहुंचने लगते हैं, जहां से आपके समाधि स्थिति शुरू होएंगे, वहां पर आपको घोड़े नजर आएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक हीरोज जर्नी है। इसलिए जब वो प्रक्रिया विज्ञानमय कोशा तक पहुंचती है, तो आप उस प्रक्रिया की जो मुश्किल जो प्रोसेस है, वो मुश्किल से उभर कर बाहर आ रहे हैं, इसकी सूचना आपको घोड़े के जैसा दिखेगा। और आपको ये घोड़ा बतला रहा है कि आपने ये बहुत कष्ट जो जर्नी है आपने यहाँ तक लेके आया है विज्ञानमय कोशा तक, तो आपका एक विजय जैसा हुआ है। घोड़ा वही आपको दर्शाता है। हमारे अंदर जो हमारी प्रवृत्ति रहती है, जो पशु प्रवृत्ति रहती है, वो कॉन्शियस माइंड में रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में रहती है और अनकॉन्शियस माइंड में भी रहती है। तो इस स्थाई पर जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो पशु प्रवृत्ति है, उसको भी हमने दबा दिया है या निकाल दिया है कलेक्टिव कॉन्शियस के स्थाई से भी। इसका मतलब है कि हम हमारे अंदर की पशु प्रवृत्ति को पूरी तरह से मिटाकर हम आगे अभी दिव्यात्मा बनने वाले हैं। तो आपको घोड़ा तब नजर आएगा आपके आध्यात्मिक जर्नी में, जब आप अपने कर्मों से बाहर आकर अभी
आप संस्कारों और वासनाएं को निकाल रहे हो, तब आपके जिंदगी में ये घोड़े की शक्ति आएगी। और ये घोड़े की शक्ति आपको और भी आगे आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे लेके जाएगी। और अगर आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया अभी पहले दशा में है, तो आप घोड़े मुख वाले कोई भी देवता या घोड़े की शक्ति को भी आप पूछ सकते हो और उसको अपने आध्यात्मिक प्रक्रिया में आपको आगे ले जाने के लिए उनको बुला सकते हो। वो शक्ति आपको जल्दी आगे ले जा सकती है। थैंक यू।